बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ए बर्ड केम डाउन द वॉक यूनिट 3, जो अभी अपडेटेड बुक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो बुक लॉन्च हुई है पीसीटीवी की तरफ से और मार्केट में अवेलेबल, उसके मुताबिक कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आई थी। जो प्रीवियस हमने लेक्चर दिए थे उनको हम अपडेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे लॉग के साथ अपडेटेड लिखा होगा। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना एक्सरसाइज का पहला पार्ट होगा। वैसे ये चल रहा है, कंटिन्यूटी है इस यूनिट की। तो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये देखिए राइट साइड पे आपको ये नजर आ रहा है। ये आपकी बुक का, ओरिजिनल बुक का है जो अभी पीसीटीपी की। उसके मुताबिक ये क्वेश्चंस है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पढ़ना और तरकीब सोच। ए पार्ट है, खुदा सवाल के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? ये देखें, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, हाउ डज इट इनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। नज़म में शख्सियत साजी, निगारी कह सकते हैं, एक मिसाल की निशानदेही करें। ये आला या तरीका या अल्फाज परिंदे का बारे में आपकी तफहीम या समझ बूझ को किस तरह बढ़ाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन है और जो पर्सोनिफिकेशन के हवाले से है कि एक चीज को इंसानों से वो करना, तशबीह देना समथिंग। तो इसका हमने आंसर वेरी सिंपल और प्रोफेशनल अंदाज में हमने कोशिश किया हुआ है। टीम ब्रिज के प्लेटफॉर्म पे अपने नोट्स बनाती है। तो आइए इसका आंसर हम देखेंगे। Example of personification. He stirred his velvet head like one in danger, cautious. Here, the bird is described as acting like one in danger, attributing human caution and awareness to it. This personification makes the bird feel more relatable and emotionally complex. It shows that even simple creatures experience fear or alertness, helping readers empathize with the bird and see it as a sentient being rather than just an animal. जी, तो ये हमने आंसर सुन लिया, आपने डिक्टेटिव टूल से लिसन कर लिया। डिस्क्राइब बताता है या विजात करता है, लाइक वन इन डेंजर यदि खतरे में, एट्रीब्यूट करना किसे मंसूब करना होता है, इमोशनली जज्बाती तौर रिलेटेबल किसी से रिलेट करना, क्रिएचर मखलूक, ठीक है जी। सेंटिमेंट जज्बात को कहते हैं, एम्पथाइज हमदर्दी को कहते हैं, समथिंग एहसास करना। शख्सियत साजी की मिसाल, इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अरसर की, उसने अपने मुखबिल के सर को हिला दिया या हिलाया, खतरे में मुबतला शख्स की तरह मोहतात। यहाँ परिंदे को जैसे कि खतरे में हो के तौर पर बयान किया गया, जो इंसानी एहतियात और शऊर को इससे मनसूब करता है। ये शख्सियत साजी परिंदे को ज्यादा मुतल्का जज्बा पजीदा महसूस करती है। इससे पता चलता है कि यहाँ तक कि सादा मखलूक को भी खौफ या मोहतात होने का सामना करना पड़ता है। जैसे कारीन को परिंदे के साथ हमदर्दी करने, उसे सिर्फ एक जानवर के बजाय एक हसास मखलूक के तौर पर देखने में मदद मिलती है। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये पर्सोनिफिकेशन के हवाले से था। तो सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द मेटाफॉर इन द फाइनल स्टैंजा वेयर द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर्ड टू द ओर्स डिवाइड द ओशन, व्हाट इफेक्ट डज दिस कंपैरिजन क्रिएट। ठीक है जी। यानी कि फाइनल स्टैंजा था आखिरी बात में अस्तारा पर बहस करें, जहाँ परिंदे की परवाह समंदर को तकसीम चप्पू से किया गया है, ये मामला क्या असर पैदा करता है। तो आपने स्टैंजा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में उसकी ट्रांसलेशन अंडरस्टैंडिंग का समझ लिया है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देना है कि जो मेटाफोर इस्तारा होता है उसमें लाइक या की तरह के वर्ड नहीं होते, बल्कि जिस तरह दायन आया हुआ है और वो नॉर्मली उससे तशबीह दी जा रही होती है। इस तरह के चप्पू की बर्ड की चप्पू के चलने को परों से परिंदे की समूह जो परवाज है उससे की जा रही है। तो वही हमारा एक हमने आंसर लिखा हुआ है, तो इसको पहले रीड आउट करा लेते हैं इस पर। In the final stanza of A Bird Came Down the Walk by Emily Dickinson, the bird's smooth and graceful flight is compared to the gentle motion of oars divide the ocean. This is a metaphor, where the movement of the bird's wings through the air is likened to the soft, rhythmic strokes of oars slicing through calm water. This comparison creates a visual and soothing effect. It emphasizes how effortless and silent the bird's flight is, so smooth that it doesn't disturb the air, just as oars might glide without splashing. It adds a calm, graceful, and majestic image to the scene, reinforcing the theme of the harmony between nature and beauty. ये फाइनल स्टेम जो है, ये बाढ़ के नज़र के भाई इमली डेवकेंसन जो क्वार्टेस है, समूद हमवार ग्रेसफुल शानदार बावकार, तो रिदम में एक रिदम वाली तालमेल वाली,
और इसी तरह स्प्लैशिंग यानी कि आवाज जो छपाकी होती है, छींटे नुमा उभरने की, रीइंफोर्स बनना, तकवियत पकड़ना, ठीक, हारमोनी हमआहंगी को कहते हैं, ब्यूटी खूबसूरती कहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन, नज़म ए बर्ड के वाक्य, काम डाउन द वाक्य के आखिरी बात में शायरा परिंदे की परत से समंदर पिक्चर चलते चप्पू से तस्वीर देती है। और रिवाइदा क्वेश्चन, ये एक इस्तारा है, मेटाफोर, इस परिंदे के पंखों की हरकतों को चप्पू की नर्म और हमवार हरकत से तस्वीर दी गई है। तो ये मुआवजा, इस सेकंड पैराग्राफ का ये मुआवजा एक पुरसकून और दिलकश मंजर पैदा करता है। मुआवजा अगर करेंगे तो करता है, यहाँ पे हम लिख देंगे जी। अगर तशबीह होती तो फिर ठीक था, ये आप ये हमने करेक्ट कर दिया। इस हिसाब से प्रत्येक प्रवाह कितनी पुरसकून, हमवार और खामोश थी। ऐसी ऐसी जैसे चप्पू नाम पानी को बगैर छींटे उड़ाते देखते हो। ये मंजर कुदरती और खूबसूरती की तरह हमेंगी और वकार को जाहिर करता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जी हम। फाइंड ए सिमिली इन द पोम एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड द ओवरऑल इमेजरी। नज़म में एक तस्वीर तलाश करें और मजमूई तस्वर में इसकी अहमियत की वजाहत करें। तो सिमली तस्वीर, तो आइए ये तस्वीर हम लेंगे लाइक का, जहाँ पे वाइल्ड है आयत का, तो वो सिमली होती है। तो पीछे हमने अस्तारा का जो था मेटाफर का हमने आपको बता दिया, समझा दिया। आइए इसकी रीड आउट कराते हैं आंसर की, आंसर को। You looked like frightened bees, I thought. This simile compares the bird's eyes to frightened bees, capturing their round, shiny appearance and quick, nervous movement. It deepens the imagery by showing the bird's alertness and vulnerability, reinforcing the sense of a living creature in a moment of suspense. It adds tension and empathy, making the bird's simple action, looking around, feel vivid and alive. वो डरे हुए मोती की तरह लगकर मैंने सोचा, इसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। ये तस्वीर परिंदे की आंखों का मुआवजा खौफसदा मोती से करती है, जो उनकी गोल चमकदार शक्ल और तेज असाबी हरकत को पकड़ता है। ये परिंदे की किसी की चौकसी और कमजोरी को जाहिर करके खबर को गहरा करता है, जिससे तजस्सुस के लम्हे में एक जिंदा मखलूक के एहसास को तकवीत मिलती है। ये तनाव और हमदर्दी में इजाफा करता है, जिससे परिंदे का सादा अमल यानी कि इर्द गिर्द देखना रोशन और जिंदा महसूस होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमने दे लिया। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। हाउ डज डिकेंसन यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द बर्ड्स एक्शन, प्रोवाइड एग्जाम्पल। डिकेंसन परिंदों के अमाल को बयान करें बस सवाल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मिसालें फराहम करने। तो ये देखिए जी, हमने इनका भी इसका भी आंसर है, जो हम खुद आप रीड आउट कर लेते हैं। शार्ट शार्ट इसमें लिखा हुआ है। डिकेंसन यूजेस रिच विजुअल इमेजरी टू लेट रीडर सी व्हाट द बर्ड इज डूइंग। डिकेंसन का ये कहते हैं भरपूर बसरी तस्वुराती जिसे कहते हैं इमेजरी, तस्वर का इस्तेमाल करती है कि परिंदा क्या कर रहा है। अब ये देखें जी, ही बेट एन एंगल वर्म इन हाफ एंड एट द फेलो रा। उसने एक एंगल वर्म यानी कि कीड़े को आधे हिस्सों में काट लिया और उस कीड़े को कच्चा खा लिया। ए विविड एंड समवट शॉकिंग इमेज ऑफ बर्ड फीडिंग। परिंदे खाने की एक वाज़ेह और किसी हद तक चौंका देने वाली या हैरान कौन परेशान करने वाली तस्वीर। ठीक है, फितरत का एक कोलकाता का कानून है कि जो बर्ड अपना उनकी खुराक होती है तो दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं, उस तरीके का इशारा है। नेक्स्ट ही ईट रैंक ड्यू फ्राम ए, वही क्वेश्चन का आंसर जारी है। फ्राम ए कन्वीनियंट ग्रास, यानी कि उसने एक ओस, एक करीबी मौजू घास से पिया, यानी कि एक ओस यानी कि कतरा पानी, जिसे शबनम कहते हैं। जेंटल इमेज दैट कॉन्ट्रास्ट विद द अर्लियर वर्ल्ड, एक नाम तस्वीर जो पहले के तशद्दुद अमल से बतजाद है। पहले उसने कहा था यहाँ पे तो पानी पीना एक नरम एक कॉन्सेप्ट है, जो उससे बतजाद है पहले वाले से, ये बता रहे हैं। फिर देन हॉप साइड वाइज टू द वॉल, फिर क्या क्या उसने दीवार पर छलांग लगाना। बीटल बने गुजरने बीटल पास शोज प्रिसाइज ग्रेसफुल मूवमेंट ऑलमोस्ट पोलाइट इन मैनर। ये बिल्कुल वाज़ेह खुशहाल को जाहिर करता है, जो तकरीबन शाइस्ता अंदाज में। और फिर क्या करते हैं जी, ये क्या हम बता रहे हैं, विजुअल इमेजरी का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह का उसने पोएम में यूटिलाइज किया, उसका हम आंसर दे रहे हैं। अनरोल्ड हिज फीदर एंड रोड हिम आफ्टर होम, उसने परों खोला, उसे नरमी से नर्म उसे उड़ाकर उड़ाकर नरमी से घर ले गए। इवोक्स द स्मूथ अनफोल्डिंग ऑफ विंग्स, अनफोल्डिंग में रोड जिसे कहते हैं अनरोल्ड खोलना, विंग एंड साइलेंट फ्लाइट, परों के हवार खुलने और खामोश प्रवास को उजागर करता है। These images make the scene vivid and almost cinematic, enhancing the reader's sense of wonder and observation. ठीक है जी। तो ये तस्वीर नजर को रोशन और तकरीबन सिनेमाई, जिस तरह सिनेमा में आप मूवीज देखते हैं उस तरह बनाती है, जिससे कारी का हैरत और मुशाहिदे के सामने इजाफा होता है।
तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपने देख लिया, आंसर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेक्टाइल टेक्टाइल इमेजरी, छूने वाली यानी जिसे कहते हैं, इन द फ्रेज ही स्टाइल्ड एज वेलवेट हैड, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट द टोन ऑफ द पोएम। ये देखो इसके फिर छूने वाले तस्वर का क्या असर होता है, जिसे टेक्टाइल इमेजरी कहते हैं, ये लहजे में किस तरह हिस्सा डालता है। तो आइए इसके हम रीड आउट करा लेते हैं अपने डिजिटल टूल से। लेट्स लिसन इट। The phrase he stirred his velvet head uses tactile imagery inviting the reader to feel the soft, smooth texture of the bird's feathers. This softness creates a tone of gentleness and tenderness, contrasting with the earlier sharp imagery of eating the worm. It highlights the delicate nature of the bird and enhances the poem's mood of quiet observation and reverent awe. रेवरेंट यानी कि एहतराम का मिजाज, ठीक है जी। जुमले उसने अपने मखमली सर को हिलाया, यूजेस टेक्सटाइल छूने वाले तस्वर का इस्तेमाल करता है। इनवाइटिंग द रीडर, यहाँ पे कारी परों की नरम हमवार सत्ता को मासूम की दावत देते हैं। ये नरम और हसासियत का लहजा पैदा करती है जो कीड़े को खाने को की पहले के तेज एक सख्त तस्वर के बरक्स है। ये परिंदे की नाजुक फितरत पर रोशनी डालता है और नजम के पुरसुकून मुशाहदे और इकराम के मिजाज को बढ़ाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमने एड्रेस कर लिया। लेट्स मूव टुवर्ड सिक्स्थ क्वेश्चन। How does the mood shift from the beginning to the end of the poem? What words or phrases help create this shift? कलम के आगाज से आखिर तक मूड इलाजा कहते हुए कौन से अल्फाज ये जुमले इस तब्दीली को पैदा करने में मदद करते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं जी। द मूड एट द बिगिनिंग इज समवट क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेशन। शुरू में मूड क्या है और मुशाहिदाती है। इवन ए बेट इज अनसेटलिंग, यानी कि यहाँ तक कि थोड़ा परेशान कुन भी। ही बेट एन आंगलवार इन हाउस एंड एट द फेलोरा, दिस क्रिएट ए मूड ऑफ नेचुरल ब्रूटैलिटी एंड रॉ इंस्टिंक्ट, यानी फितरती अमल जिसे कहते हैं, क्योंकि खाना छोटे जानवर खाना ये फितरती अमल है, उस तरफ इशारा है। उसने एक कीचुए यानी कीड़े आधे को निकाल लिया, उसे कीड़े को कच्चा खा लिया से कुदरती बर्बरियत और खाम जिबिल्लत का मूड पैदा होता है। एज द पोएम प्रोग्रेस, जो नज़म आगे बढ़ती है, द मूड बिकम जेंटलर, मिजाज नर्म, मोर डेलिकेट, ज्यादा नाजुक एंड ऑ इंस्पायर्ड, हैरत अंगेज होता जाता है। इस जिसे वो कोट कर रहे हैं वो पोएम से लाइन है, ही स्टाइल्ड हिज वेलवेट, उसने अपने मुकम्मल के सर को हिलाया, अनरोल्ड हिज फेदर्स एंड रोल्ड हिम सॉफ्ट, अपने पर खोला उसे नरमी से ढाल ले गए। तो इसी तरह द टू सिल्वर फॉर ए सीम से लेके बहुत चमक, यानी कि इतना खामोशी से वो परों को यानी कि आराम से जा रहे थे, जैसे आगे सिलाई ऐसी खूबसूरती से हुई हो उसमें कोई ऐब ना हो। इसी तरह परवाज में भी हमवार थी, उसमें कोई ऐब नहीं था। तो दीज सॉफ्ट फ्लोइंग एंड ग्रेसफुल इमेजेस क्रिएट ए सेंस ऑफ पीस एंड वंडर, शिफ्टिंग द poems moved from the matter-of-fact observation of nature's harshness to an almost spiritual appreciation of beauty and freedom. ये नर्म बहने वाली हमवार खूबसूरत तस्वीरें अमन और हयात का एहसास पैदा करती है और नर्म के मिजाज को फितरत की सख्ती के हकीकी मुशाहदे से खूबसूरती और आज़ादी की तकरीबन रूहानी तारीफ की तरफ मुंतकिल करती है। तो होपफुली आपको ये सिक्स क्वेश्चन भी हमारा अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। लेट्स मूव टुवर्ड सेवंथ क्वेश्चन। रीड आउट करते हैं आपकी बुक से, जो हमारी ओरिजिनल बुक है इस वक्त आ चुकी है ऑफिशियल पीसीटीबी की, क्लास 11 की न्यू बुक 2025-26। सेवंथ क्वेश्चन, यूनिट 3, व्हाट डू यू थिंक Dickinson is trying to convey about the relationship between humans and nature? Support your answer with evidence from the poem. ठीक है, आपके ख्याल में डिकिंसन इंसानों और फितरत के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रही है? हदम से सबूत के साथ अपने जवाब की हिमायत करें। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। एमिली डिकिंसन जिनकी पोइट्री से शायरा है, yes that the relationship between humans and nature is fragile, distant and based on quiet observation rather than interaction. The speaker does not interfere, only watches, and when she offers the crumb, the birds fly away. मैंने शायद तजवीज़ करते हैं इंसानों और फिर ताल्लुक नाजुक है, यानी कि फ्रेजाइल है, डिस्टेंट है, दूर है, और तामुल के बजाय एंड बेस्ड ऑन क्वाइट ऑब्जर्वेशन रेदर देन इंटरेक्शन, यानी कि तामुल के बजाय खामोशी मुशाहदे पर मबनी है। स्पीकर यानी कि शायरा डज नॉट इंटरफेयर, मुदाखलत नहीं करती, ओनली वॉच, देखती है। क्या वो एक टुकड़ा पेश करती है। व्हेन शी ऑफर्स द क्रम्ब, द बर्ड्स फ्लाई, परिंदा उड़ जाता है। तो आइए इसका एविडेंस देख लेते हैं, सबूत जो हम अपने इस बुक्स आपके पोएम से लेंगे। ये पोएम का है। He did not know I saw, the bird is unaware, emphasizing nature's independence from a human presence. वो नहीं जानता था कि मैंने देखा, ये परिंदा बेखबर इंसानी मौजूद से फितरत की आजादी पर जोर देता है। I offered him a crumb, and he unrolled his feather.
एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। ये लाइन है जो पॉम से ली गई एविडेंस के तौर पे। द बर्ड रिफ्यूजेस इंटरेक्शन एंड डिपार्ट, प्रिजर्विंग इट्स फ्रीडम। प्रिजर्व करना, बरकरार रखना। मैंने उसे टुकड़ा पेश किया, उसने खोला, उसे नरमी से खा लेगा। परिंदा तामुल से इनकार करता है, इंटरेक्शन नहीं करता, किसी के साथ मेल जोल नहीं चाहता, और अपनी आजादी को बरकरार रखते हुए चला जाता है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है दैट nature, while beautiful, does not exist for human comfort or protection, and when the humans try to include में मुदाखलत करना, नेचर में रिट्रेट वापस रिएक्ट करती है या पीछे हट जाती है। इसका मतलब यह है कि फितरत अगरचे खूबसूरत है, इंसानी आराम या राब्ते के लिए मौजूद नहीं है, और जब इंसान मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो फितरत पीछे हट सकती है या हट जाती है। जी, 7th क्वेश्चन हमने देख लिया। लेट्स मूव टुवर्ड 8th क्वेश्चन। हाउ डज द बर्ड डिसीजन टू फ्लाई अवे रेदर देन accept the crumb reflect broader theme of freedom and independence? परिंदा टुकड़ा कबूल के बजाय उड़ने का फैसला आजादी और खुद मुख्तियारी के वसीह तर मौजूदात की अक्कासी कैसे करता है? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। द बर्ड डिसीजन टू फ्लाई अवे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्रम रिप्रेजेंट द थीम ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस। ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियारी का, सेल्फ खुद इंसानी को कहते हैं। इट सजेस्ट दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट डिपेंडिंग ऑन ट्रस्टिंग अदर, इवन वेल मीनिंग ह्यूमंस। परिंदे का टुकड़ा उठाने के बजाय उड़ने का फैसला फितरत में खुद मुख्तियारी और खुद इंसानी के मौजूद की नुमाइंदगी करता है। इससे पता चलता है कि हकीकी आजादी का मतलब दूसरों पर भरोसा ना होना या उन पर भरोसा ना करना, यहाँ तक कि अच्छे नाम रखने वाले इंसान पर भी। द बर्ड एक्ट्स ऑन इंस्टिंक्ट एंड कॉशन, यानी कि जबल्लत और कॉशन, एहतियात पर। चूजिंग फ्लाइट ओवर कंफर्टेबल, सिंबलाइजिंग द आइडिया दैट फ्रीडम इज मोर वैल्यूएबल दैन डिपेंडेंस और इंटरेक्शन। परिंदा जबल्लत और यानी फितरत और इतिहाद पर काम करता है, आराम के बजाय परवाज का इंतखाब करता है। इस ख्याल की अलामत है कि आज़ादी इनसार या तामुल से ज्यादा कीमती है, इंटरेक्शन से ज्यादा कीमती है। तो जेंटल बट फर्म रिजेक्शन ऑफ क्रम reinforces the theme that independence is essential even at the cost of losing a पोटेंशियल बेनिफिट। टुकड़े लेने का नरम लेकिन पुख्ता इनकार इस मौजू को तकवीत देता है कि आज़ादी जरूरी है, जानते कि मुमकिन फायदा खोने की कीमत पर भी। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड आवर 9th क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है। हाउ डज द पोम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्रूटैलिटी? गिव स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है जी, ये देखिए, ये मतलब कुदरती खूबसूरती मगर कुदरती बरबरीत यानी कि जुर्म जबर के तरफ तलाश करते मतलब से मखसूस मिसालें दें। तो आइए देखते हैं। इमली डिकन्सन प्रेजेंट बोथ ब्रूटैलिटी एंड ब्यूटी एंड द बर्ड्स बिहेवियर। इमली बरबरीत और खूबसूरती दोनों को पेश करते हैं। नंबर 1, नेचुरल ब्रूटैलिटी, कुदरती बरबरीत की जो उन्होंने पोएम में लाइनें लिखी है उसका हवाला दे रहे हैं। सबसे पहले, ही बेट एन एंगलवर्म हाफ स्लैश एंड एट द फेलोरा। उसने एंगलवर्म कीड़ों के आधे से काट लिया और साथ ही यानी कि उस कीड़े को कच्चा खा लिया। विविडली, साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर, शोज द वायलेंट रियलिटी, पुरतशद्दुद हकीकत ऑफ सर्वाइवल, बका एंड नेचर, कुदरत की फितरत में जिंदा रहने की पुरतशद्दुद हकीकत को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। क्योंकि उनकी खुराक ही ऐसी, अगर वो ना खाए इन चीजों को तो वो जिंदा नहीं रह सकते। ये रियलिटी को शो कर रहा है जो कुदरत की है। और फिर एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका सेकंड, नेचुरल ब्यूटी को किस तरह, कुदरती खूबसूरती को किस तरह पेश किया गया है। आइए ये देखें। ही enrolled his freedom and rode him softer home. Then was the ocean portrays the bird's flights as graceful, fluid, हमवार या पानी की तरह बहता हुआ, and almost divine. उसने पर खोला, उसे नरमी से घर ले गए जैसे चप्पू समंदर को तकसीम कर रहे हैं। परिंदे की आवाज को खूबसूरत सियाल, हमवार और दिलो खुदाई फितरत के तौर पर पेश करता है। तो by placing these contrasting images side by side, Emily Dickinson emphasized that nature is both ruthless and breathtaking. ठीक है जी, हैरत अंगेज कह सकते हैं। ब्यूटी does not cancel out brutality, it exists along it, creating balanced and honest view of the natural world. इन मुतज़ाद तस्वीर को साथ साथ रखकर एमिली डिकिंसन इस बात पर जोर देती है कि फितरत बेराम और हैरत अंगेज दोनों है, खूबसूरती और बेहद को खत्म नहीं करती है, ये उसके साथ मौजूद है। कुदरती दुनिया के बारे में एक मुतवाज़िन और ईमानदार नुक्ता नजर पैदा करती है। तो ये हमारा हो गया 9th क्वेश्चन, जो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट ए है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर ऑब्जर्विंग द बर्ड विदाउट द बर्ड नॉलेज, हाउ डज दिस अफेक्ट द टोन ऑफ द पोएम? ठीक है, जो परिंदे के इल्म के बगैर स्पीकर यानी शायरा के परिंदे को देखने की क्या अहमियत है, ये को देख नहीं रहा तो क्या अहमियत रखता है, इससे नज़म के लहजे पर क्या असर पड़ता है। तो लेट्स सी इट्स आंसर। अहमियत क्या है जी? सिग्निफिकेंस, द स्पीकर ऑब्जर्व द बर्ड सीक्रेटली एज शोन इन द लाइन, ही डिड नॉट नो आई सॉ।
तो खुफिया तौर पर देखती है, जैसा कि लाइन में देखा, ये वो नहीं जानता था या वो जानती थी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि शहर के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पे आप करेक्ट भी कर सकते हैं जी। सॉरी, तो क्योंकि शहरा है तो इसलिए ये थोड़ी बहुत शहर होता तो उसको हम उस तरह लिखते, तो यहाँ पे हम आराम से इसको चेंज करते कि मैंने देखा, वो नहीं जानती थी, सॉरी, बल्कि हमने गलत देखा। अ, वो नहीं जानता था ये परिंदे की तरफ जा रहा है, ये एक हमारी रेस्टोरेंट करने में गलती थी, सॉरी टू से, ही डिड नॉट नो, ये परिंदे की बात है। और मैंने देखा, यानी कि ये मैंने देखा का ये शहरा का वो है, ये ठीक है, करेक्ट है, ठीक हो गया जी। तो मैंने देखा, दिस क्रिएट्स ए टोन ऑफ इंटीमेसी, यानी कि कुर्बत जिसे कहते हैं, क्विट रेवरेंस, एहतराम, ठीक है जी। एज इफ द स्पीकर इज विटनेसिंग ए प्राइवेट मोमेंट इन नेचर विदाउट इन्फरिंग, यानी कि बगैर हवाला दिए। इससे कुर्बत और पुरसुकून एहतराम का लहजा पैदा होता है, जैसे स्पीकर मदाखलत के बगैर फितरत में एक निजी लम्हे का मुशाहदा कर रही हो। इट emphasizes जोर देना, द डेलिकेट बाउंड्री, नाजुक बाउंड्री, ठीक है ना, रात बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। द स्पीकर इज ओनली ए साइलेंट ऑब्जर्वर नॉट ए पार्टिसिपेंट, इंसान और फितरत में नाजुक सरहद पर जोर देता है। स्पीकर सिर्फ खामोश बोलता है, शरीक नहीं है। तो उम्मीद है फिर आप इसका लहजे पर क्या असर है, सेकंड पार्ट है, व्हाट इज, हाउ डज दिस अफेक्ट द टोन ऑफ द पोएम। तो इसका भी आंसर है जी, टोन बिकम जेंटल, रिफ्लेक्टिव एंड रेस्पेक्टफुल। लेकिन नर्म, अक्कासी वाला और काबिल एहतराम हो जाता है। द हिडन ऑब्जर्वेशन अलाउज नेचर टू बिहेव authentically, offering a true glimpse into its raw and beautiful reality। पोशीदा मुशाहिदा मुस्तरद तरीके से अदा करने की इजाजत देता है, जैसे उसकी खाम और खूबसूरत हकीकत की हकीकी जरात पेश होती है। देयर इज आल्सो सेंस ऑफ वंडर, ह्यूमिलिटी, हैरत और आजिज़ी। द स्पीकर सीज द बर्ड एज समथिंग टू बी एडमायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, नॉट कंट्रोल्ड एंड इंटरप्टेड। स्पीकर परिंदे को एक ऐसी चीज के तौर पर देखती है जिसकी, यानी मुकर्रर, जिसकी दूर से तारीफ की जाए, ना कि कंट्रोल, काबू या रुकावट खलल डालकर। तो ये हमारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए 10 के 10, जो अभी अपडेटेड थे, पहले में कुछ ज्यादा थे क्वेश्चन, लेकिन ये अब हमने थोड़ी सी उनमें चेंज भी की है, कुछ लेंथी भी की है क्वेश्चन, ताकि बच्चे जो एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहिए वो उस तरह कर सकें, जो शॉर्ट करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे थे आज के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट अपना सेकंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं जी। इसका चूज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, हमारा दुरुस्त ऑप्शन का मुंतखब करें। ये देखें जी, इनके चार चार ये उनके ऑप्शंस हैं, वे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और चार चार ऑप्शन हमने बड़े अच्छी अंदाज में मैनेज करके उनके पे टिक किया है, जो करेक्ट आंसर का टिक किया है। बाकियों का भी आपने उर्दू ट्रांसलेशन कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। तो आइए पहले पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। व्हाट इज द बर्ड इनिशियल एक्शन व्हेन इट कम्स डाउन द वाक। जब परिंदा रास्ते में होता है तो उसका पहला अमल क्या होता है। ये ड्रिंक्स फ्रॉम में पडल, ये पानी के जोड़, यानी गंदे पानी से जोड़ से पानी पीता है। इट बाइट्स एन एंगल वन हॉप्स, ये कीचड़े को दो हिस्सों में काट लेता है। ये इट फ्लाइज अवे, ये उड़ जाता है। इट हॉप्स टू द वाल, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये कीचड़े को दो हिस्सों में काट देता है। करेक्ट आपने पढ़ रखा है। सबसे पहले, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड आई। मुकर्रर परिंदे का किस तरह बयान करती है, शायरा किस तरह करती है जी। ब्राइट एज सन, सूरज की तरह रोशन। ये देखें, ये चार चार ऑप्शन है, इसी तरह हमने ये लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप आसानी से टिक करेंगे। तो हमने उसकी उर्दू भी कर रखी है, लाइक स्पार्कलिंग ड्यूल्स, वक्त जवरात की तरह। लाइक फ्राइटन बीज, खौफजदा मोतियों की तरह। एज काम एंड सीरीन, पुरस्कुर खामोश, यानी कि मगर ये खौफनाक मोतियों की तरह थी, तो ये करेक्ट आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर स्पीकर आफ्टर इट ए क्रम्ब, यानी कि रोटी का टुकड़ा या बिस्कुट का भी हो सकता है। जब मुकर्रर परिंदे को रोटी का टुकड़ा पहले तो परिंदा क्या करता है, ईट्स द क्रम्ब, रोटी का टुकड़ा खाता है। सेकंड बी, फ्लाइज में उड़ जाता है। सिंग द सॉन्ग, गाना गाता है। हॉप्स क्लोजर टू स्पीकर, मुकर्रर के यानी कि शहर के करीब छलांग लगाते हैं, तो उड़ जाता है ऑफ कोर्स। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, हमने पहले ही इसको पढ़ रखा है। तो अगर आपने सही तरह ही पढ़ा हुआ है तो ये आसान क्वेश्चन। द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर टू, बर्ड की फ्लाइट परवाज का मुआयना किया जाता है कैसे। लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, दरख्त के गिरते हुए पत्तों से। व वेव्स क्रैशिंग ऑन द शोर, साहिल से टकराती लहरों से। ओर्स डिवाइड ओशन, चप्पू से जो समंदर को चीरते हैं। वाइंड ब्लोइंग थ्रू द ट्री, दरख्तों में से गुजरने वाली हवा से। चप्पू से जो समंदर को चीरते हैं, तो वो करेक्ट आंसर हो गया। तो व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, नाम का लहजा कैसा है। जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, खुशी पर जश्न मनाने वाला, सेलिब्रेटरी। अच्छा, टेंस एंड सस्पेंसफुल, तनाव भरा। और सनसीखेज, काम एंड रिफ्लेक्टिव, पुरस्कुर गौर फिक्र वाला। एंग्री एंड रिसेंटफुल, गुस्से और नफरत वाला। ये है काम एंड रिफ्लेक्टिव, गौर फिक्र वाला, अक्कासी करने वाला। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। तो हमने ये तमाम एड्रेस कर दिए, होपफुली
बड़े आसानी से हमने नोट्स में अपना ये सारा किया हुआ है। आप नोट करते जाए, यानी कि नोट्स आपको मिल भी सकते हैं, आखिर में कॉन्टैक्ट देंगे, आप मंगवा सकते हैं और आप आराम से समझ भी सकते हैं और मार्क्स भी अच्छे लग सकते हैं, नॉलेज भी आप गेन हो सकता है। अब सी पार्ट है जी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द कॉज एंड अफेक्ट। कॉज क्या होता है कि वजह क्या है, कोई भी अगर हम एक इसमें लिखते हैं, ये एक लिखा हुआ है द बर्ड, अच्छा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द कॉज एंड अफेक्ट, जुमले पढ़े और सबब और नतीजा अफेक्ट की निशान नहीं करें। अब इनमें हमने एक फिक्रे लिखे हुए हैं, तो उसमें से बता रहा है कि इसकी काज वजह क्या है, पीछे इसकी क्या वजूहत है और फिर इसका नतीजा क्या निकले। ये हमने अपने आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे काज अफेक्ट ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो लेकिन हमने नोट्स में फिल कर दिया। फर्स्ट पहले सेंटेंस पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, द बर्ड हॉप्ड, यानी खुद का या उछला, साइडवाइज टू द वॉल टू लेट द बीटल पास। परिंदा दीवार की तरफ पहलू बदल कर छलांग लगाता ताकि परिंदा क्या हॉप लगाता ताकि भंवर भंवरा गुजर सके, या छलांग लगाई वो परिंदा। काज क्या था, बर्ड नोटिस ए बीटल कमिंग इट्स वे। काज क्या, वजह क्या बनी, उसने देखा जब परिंदा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इंसानी कोई भी चीज हो, जैसे आप चल रहे हैं तो कोई चीज आ रही है, टकराने से बेहतर आप साइड पे हो जाते हैं, तो यही फितरत नेचर है। तो काज ये है, परिंदे देखे भंवरा उसकी तरफ आ रहा है। अफेक्ट क्या हुआ, इट हॉप साइडवेज, यानी कि उसने क्या किया, वाल की तरफ या उसने दीवार की तरफ पहलू बदल कर छलांग लगाई, तो लेट द बीटल पर ताकि भंवरा गुजर जाए। ये क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है, स्पीकर ऑफर्ड ए क्रम्ब टू द बर्ड। ठीक है जी, स्पीकर ऑफर्ड ए क्रम्ब टू द बर्ड, मुकर्रर ने परिंदे को रोटी का टुकड़ा पेश किया। काज किया, स्पीकर वांटेड टू इंटरेक्ट जेंटली विद द बर्ड, वो चाहता था कि परिंदे से किसी तरह करीब हो जाए, क्लोज मानूस हो जाए, ताकि उसके साथ तामुल किया जा सके। लेकिन मुकर्रर परिंदे से नरमी से बातचीत करना चाहता था। लेकिन अफेक्ट क्या हुआ, द बर्ड फ्लू अवे ग्रेसफुली, द परिंदा खूबसूरती से उड़ गया। तो ये अफेक्ट हुआ, तो ये भी क्लियर हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड आवर डी पार्ट ऑफ द इस एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई वेदर ईच इज ए फैक्ट और एन ओपिनियन। ठीक है जी, डी पार्ट है जी, फॉलोइंग दादा जुमले पढ़े और बताएं ये हकीकत है या राय। अब राय होते हैं जनरल, आवाम में उसकी कोई ऐसा सबूत नहीं होता, एक ऐसी जनरल राय होती है जो चल रही होती है। फैक्ट एविडेंस बेस्ड होता है, कोई गवाह हो, आई विटनेस या कोई डेटा की बुनियाद पे, तो ये डिफरेंस होता है ओपिनियन में। तो आइए इनके क्वेश्चन एड्रेस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। बर्ड्स आई लुक लाइक फ्रेटेंड बीज, यानी कि परिंदे की आंखें थोड़ा बहुत ही वितरा लग रही थी। फैक्ट हकीकत है, ओपिनियन ये राय है, क्योंकि उसने जो देखा उसको लग रहा था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया, तो आपको इसलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो अगर ये भी पूछा जाए। जैसे सिमली, ये तशबीह है क्योंकि लाइक का वर्ड आ गया है। एक्सप्रेसिंग द पोएट्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इट कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स, सो इट इज एन ओपिनियन। ये एक तशबीह है जो शायरा के जाती मुशाहदे और जज्बाती रद्दमल इजहार, ये सच या गलत साबित नहीं हो सकता है। इसे खला तो साथ हम कर सकते प्रूफ से, लिहाजा ये एक राय है, तो वो कर सके प्रूफ से हम कर सकते तो फैक्ट है, वरना ये जाती राय है। तो नेक्स्ट है, द बर्ड्स फ्लाइट वाज ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल। परिंदे की हवा परवाज बावकार और खूबसूरत थी, ये भी फैक्ट है या राय है। तो क्वेश्चन राय है हमारे, एक्सप्लेनेशन ये भी ओपिनियन है जो टेक हुआ है। लेकिन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स लाइक ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डिस्क्राइब पर्सनल फीलिंग, द जजमेंट डिफरेंट डिफरेंट पीपल मे डिस्क्राइब इट डिफरेंटली, सो इट इज एन ओपिनियन। बस खूबसूरत जैसे अल्फाज आती है, सारा जो फैसलों अंदाजों को बयान करते हैं जो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ रूप से बयान कर सकते हैं, ये राय है। तो ये एक राय कायम की गई शरह की तरफ से, तो ये भी ओपिनियन है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम चाह रहे हैं ई पार्ट की तरफ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिस्टिंग्विश जनरलाइज स्टेटमेंट फ्रॉम द एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। ज्यादा जुमले पढ़े और सबूत पर मबनी, यानी कि एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन से अमूमी जनरलाइज स्टेटमेंट का फर्क करें। वही फिर बात होगी, जो एविडेंस बेस्ड होगी उसमें डेटा कोई सबूत मौजूद होने चाहिए। जनरलाइज स्टेटमेंट आम स्टेटमेंट जो कोई दे सकता है वो होती है। तो इसमें से हमने डिस्टिंग्विश करना है। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट है जी, बर्ड मूव टचती एज इफ इन डेंजर। देखें बर्ड का जैसे खतरे में हो, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है या एविडेंस बेस्ड है। क्योंकि ये इसको जनरलाइज हम कह रहे हैं तो एक्सप्लेन भी कर देते हैं क्यों कह रहे हैं हमारे आंसर में। द सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स एन इन्फ्रेंस और assumption about the bird behavior। ठीक है नी, तो ये जुमला परिंदे के तारने अमल का एक नतीजे अक्स करना या मफरूजे की अक्कासी करता है। इट डज नॉट डायरेक्टली कोट और प्रोवाइड स्पेसिफिक रेफरेंस, ये पत्थर से बरह रास्त हवाला या मखसूस सबूत फराहम नहीं करता। तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो इस बुनियाद पे आप क्लियर हो गया होगा कि assumption वो ले रहे हैं।
सेकंड पॉइंट है जी, बर्ड बिट एन एंगल वर्म इन हाफ एंड एट द फेलोरा। तो परिंदे ने एक कीड़े को आधे हिस्सों में काट लिया और उसे कच्चा खा लिया, ठीक है ना। जर्नलिस्ट में ये देखें सबूत पर मबनी है, एविडेंस बेस्ड, क्योंकि वो सामने देख रहा है कच्चा उसे खा रहा है। जैसे डायरेक्ट कोट फ्रॉम पोएम, पोएम से है। इट क्लियरली स्टेट्स स्पेसिफिक बाय द बर्ड। ये इस नज़म का बयान है, ये परिंदे के जरिए एक मखसूस अमल को वाज़ तौर पर बयान करता है। एंड क्वालिफाइड एज ए एक्सप्रेस टेक्सुअल एविडेंस भी कह सकते हैं, वाज़ेह मतनी सबूत अहल या दुरुस्त है। तो ये फर्क है, वो उसमें वो डायरेक्ट नहीं था, वो बताया गया था मफरूजा है, ठीक है, जनरलाइज स्टेटमेंट हुआ है। ये देखें। वो जो स्टेटमेंट थी वो डायरेक्ट नहीं थी उसकी बात से, इसलिए हमने रिजेक्ट की थी उसको। उसको जनरलाइज का, इसको हमने एविडेंस बेस्ड। तो फिर हमारा जी एफ पार्ट पे हम आ चुके हैं जी। एफ पार्ट हमारा क्या है जी? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेस टेक्सचुअल एविडेंस, यानी कि जो वाज़ेह जो टेक्सचुअल एविडेंस फ्रॉम द पोएम दैट सपोर्ट्स ईच वन। अब टेक्सचुअल एविडेंस हमने लिखने हैं, दो पार्ट है, एक वन और टू का, ठीक है ना। दादर जगह पड़े और दादर से वाज़ेह मतली सबूत एक्सप्रेस टेक्सचुअल एविडेंस लिखे जो हर बार की तईद करता था। बर्ड एट एन एंगल रॉ, परिंदे ने कीड़े को कच्चा खाया। तो टेक्सचुअल एविडेंस क्या हो गया? तो हम लिख रहे हैं ये, बिल्कुल डायरेक्ट कोट उठा रहे हैं। जो कोर्ट जिसके एग्जैक्टली सबूत दे रहा हो तो वो टेक्सचुअल एविडेंस होता है। ही बेट एन एंगल वर्म इन हाफ एंड एट द फेलोरा। उसने एक कीड़े को आधे से काट लिया और उसको कीड़े को कच्चा खा लिया, एविडेंस हो गया। और सेकंड, द बर्ड आई अपीयर्ड फ्रेटेंड, पार्ट है जी, परिंदे की आंखें खौफजदा दिखाई दी। तो एविडेंस हमने उठाया, ये देखिए लाइन हमने उठा के डायरेक्ट लिख दिया, ये आंसर है। दे लुक लाइक फ्रेटेंड बी आई था, वो डरे मोती की तरह लग रहे थे, मैंने सोचा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, हाँ एड्रेस हो गया आंसर। तो अब हम चल रहे हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। सॉरी, आपने नेक्स्ट नहीं जाना, यहाँ पे मौजूद है जी। है, रीड द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ड्रॉन टू द फ्रॉम द पोम, साइड स्पेसिफिक लाइंस फ्रॉम द पोम दैट सपोर्ट ईच इन्फ्लुएंस, यानी कि अक्सशुदा जो शुदा है, अक्स के नतज पढ़े और वह शाली का हवाला दें जो इन नतज की तईद करते हैं। तो इन्होंने ये लफ्ज लिख दिए, तो सपोर्टिंग एविडेंस हमने लिखना है पोम के से कुछ लाइनें लेकर। द बर्ड इज काशियस अराउंड स्पीकर, परिंदा मुकर्रर के गिर्द मोहतात है। सपोर्टिंग एविडेंस मोमिन सबूत लिख रहे हैं हम, जवाब है स्टेड इज वेलवेट लाइक वन एंडेंजर काशियस ने मखलूक निसार को हराया, खतरे में पड़ने वाले शख्स मोहतात। ये बता रहा है सिंपल इसका आंसर, जो एविडेंस हम दे रहे हैं सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये ग्लास विद रैपिड आइज, उसने तेज आंखों से देखा, ये भी इसका आंसर है, क्योंकि जब वो रैपिड आंखों से देख रहा था, घूर रहा था, तो ये भी इसका हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन पहले कर देते हैं। दीज लाइन सेज दैट बर्ड्स सेंसेस, यानी कि एहसास होता है उसे पोटेंशियल डेंजर एंड इज अलर्ट एंड केयरफुल इन इट्स मूवमेंट्स। इन लड़ाई से पता चला परिंदे को मुमकिन खतरे का महसूस होता है और वो अपनी नकल हरकत में होशियार और मोहतात रहता है। द बर्ड प्रेफर नेचुरल फ्रीडम टू ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ठीक है जी, ये देखें, बर्ड प्रेफर नेचुरल ह्यूमन इंटरेक्शन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, और इंसानी तामुल में मेल जोल के मुकाबले में कुदरती आज़ादी को तरजीह देता है। सपोर्टिंग एविडेंस लाइक वन एंडेंजर काशिश आई ऑफर्ड हिम करम एंड द ही अनरोल्ड हिज फेदर्स एंड रोड हिम सॉफ्टवेयर, खतरे मुबतला शख्स की तरह मोहतात मैंने उसे एक टुकड़ा पेश किया और उसने उसे अपने पर में खोला, उसे नरमी से उड़ाकर घर ले गए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी इसकी। द बर्ड रिफ्यूजेस the speaker offers of a crumb and chooses to fly away, gently returning to the natural world rather than engaging with the human। परिंदा मुकर्रर की ज्यादा टुकड़े की पेशा मकसद करता है और इंसान के साथ मशगूल या तामुल होने की बजाय दुनिया में वापस लौटते हुए आराम से उड़ने का इंतखाब करता है। ठीक हो गया जी, ये भी हमने आज एड्रेस कर लिया है। आज का हम आखिरी पार्ट एच करने लगे इस लेक्चर का। रीड द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ड्रॉन फ्रॉम द पोएम साइड द स्पेसिफिक लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट सपोर्ट ईच इन्फ्लुएंस। तो सॉरी, जी कर लिया है, तो यहाँ एच पे एक्सप्लेन हाउ द टेक्सचुअल एविडेंस सपोर्ट्स ईच इन्फ्लुएंस। तो टेक्सचुअल एविडेंस हमने लिखना है। तो ये है जी, पहला है जी कॉशियस वर्ड एक्सप्लेन करना है, और फिर नेचुरल फ्रीडम को उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो आइए सबसे पहले काश ये क्वेश्चन है, वजाहत करें कि मतलब इसको किस तरह हाथ अक्स कद्दा मानी या मतलब हिमायत करते हैं। तो पहले है जी, ये देखिए काशिश बर्ड है, यानी कि मोहतात परिंदा, फिर कुदरती आज़ादी है। तो पहले एक्सप्लेनेशन वजाहत दे देते हैं। काशिश बर्ड के ओर से इसका रीड आउट करा लेते हैं जी। The lines like one in danger, cautious, and he glanced with rapid eyes show that the bird was alert and careful, suggesting it sensed potential threat. These words directly describe the bird's behavior as cautious and observant, especially when it realizes it is being watched.
खतरे में मुबतला शख्स की तरह मोहताज, उसने तेज आंखों से देखा कि शत्रु से पता चलता है कि परिंदा होशियार और मोहतात था, जिससे अंदाजा होता है कि उसे मुमकिन खतरे का एहसास था। ये अल्फाज बराह परिंदे के रवैये को मोहतात और मोशदाती के तौर पर बयान करते हैं, खासतौर जब उसे एहसास होता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेचुरल जो फ्रीडम है, कुदरती आज़ादी की मिसाल, उसकी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन हमने देनी है, तो आइए इसको भी जरूर करा लेते हैं आंसर अपने। The speaker offers the bird a crumb, but instead of accepting it, the bird unrolled his feathers and rode him softer home. This shows the bird chose to fly away peacefully, returning to nature rather than engaging with the human. It reflects the bird's preference for freedom over human interaction. मुकर्रर परिंदे को एक टुकड़ा पेश कर दे, उसे कबूल करने की बजाय परिंदे ने अपने पलक खोल दे, उसे नरमी से उड़ाकर घर ले गए। इससे पता चलता है कि परिंदे इंसानों के साथ मशगूल ताअम्मुल होने की बजाय पुरअमन तरीके से उड़ने का इंतखाब किया और फिर तरफ लौट गया। परिंदे की सारी तामुल पर आज़ादी को तरजीह देने की काफी करता है। तो ये तो हो गया जी हमारा जी और एच पॉड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे अपनी वोकेबुलरी एंड ग्रामर से। तो आज के लेक्चर यहीं तक था। अगर आप रब्ता करना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं bukhari@gmail.com। ये हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 032059774143। ये हमारा चैनल है, कैंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हमेशा आपकी फीडबैक का भी इंतजार रहता है। हम गए गए इम्प्रूवमेंट भी करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं नोट्स वगैरह। तो आज के लेक्चर यहाँ तक था। इजाजत दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।